हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। तो हम लोग क्लास 12 का हिंदी पढ़ रहे थे। तो पहला चैप्टर जो बातचीत है तो उसका वो पूरा निबंध पढ़ लिए हैं। लेखक परिचय भी हो गया है और ऑब्जेक्टिव भी हो गया, लेकिन इसका चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करने वाले। पहला प्रश्न इस चैप्टर का बनता है कि अगर हम में वाक शक्ति न होता तो क्या होता है ना। प्रश्न को ठीक से समझिएगा, है ना, क्योंकि प्रश्न में ही जो है ना उत्तर भी छुपा हुआ रहता है। लिखा है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होता तो क्या होता। माना अगर हम लोगों के अंदर में बोलने की शक्ति ना होता तो क्या होता, आप सोचिए, है ना। तो हम लोग सारे लोग गूंगे होते, और जो भी सुख दुख का हम लोग अलग अलग ज्ञान इंद्रियों से, नाक से, कान से, आंख से जो भी चीजें हम लोग महसूस करते हैं, वो सारी चीजें जो है एक दूसरे को बोल भी नहीं पाते, और जो है कि अकेले अकेले हम लोग बैठे रहते अगर हमारे अंदर वाक शक्ति ना होता। और वाक शक्ति अगर हमारे अंदर नहीं होता तो हम अभी आप लोगों को जो है जो कुछ भी आपको बता रहे हैं ये नहीं बता पाते, हम बोल ही नहीं पाते। तो यानी अपनी बातों को दूसरे तक बिल्कुल नहीं पहुंचा पाते। तो ये सारी चीजें होगा। लेकिन बालकृष्ण भट्ट ने क्या लिखा है वो देखिए। तो अगर हम में वाक शक्ति ना होता तो क्या होता। तो अगर हम में वाक शक्ति ना होता तो ये पूरा संसार गूंगा प्रतीत होता। प्रतीत मतलब दिखता, यानी ये पूरा जो सृष्टि है, पूरा जो संसार है, एकदम गूंगा नजर आता, और सभी लोग लूंज पूंज होकर के समझिए कि एक कोना में बैठे रहता, क्योंकि वाक शक्ति ही नहीं है तो कैसे एक दूसरे से बातचीत करता। लूंज पूंज होकर के एक कोने में बैठे रहते, और जो कुछ भी सुख और दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, है ना। जैसे नाक के द्वारा, है ना, जैसे कि कहीं मान लीजिए हम लोग गुजरते हैं तो नाली गंदा महकता है, बोलते हैं ना ये गंदा महक रहा है, तो वो जो आप नाक से अनुभव करते कि ये नाली से ना गंदगी आ रहा है, महक आ रहा है ना, तो ये वो आप किसी को बोल ही नहीं पाओगे। यानी जो अलग अलग दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा जो हम लोग अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण हम लोग बोलकर उस सुख और दुख को दुख का अनुभव नहीं कर पाते, यानी सुख और दुख को शेयर एक दूसरे से नहीं कर पाते। तो यार देखिए प्रश्न क्या है, अगर हम में वाक शक्ति ना होता तो क्या होता। तो अगर हम में वाक शक्ति ना होता तो यह पूरा संसार गूंगा प्रतीत होता, सभी लोग लुंज पुंज होकर एक कोने में बैठे रहते, जो कुछ भी सुख और दुख का अनुभव हम लोग अपनी दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, है ना, नाक से, कान से, आंख से, तो वाक शक्ति न होने के कारण हम लोग बोलकर इस सुख और दुख बोलकर इस सुख और दुख का अनुभव बिल्कुल नहीं कर पाते, है ना। तो ये एक हो गया, है ना। तो आप इसको लिख करके इसको याद कर लीजिएगा। अगर ऐसे भी आपको याद हो गया, अगर हम में वाक शक्ति ना होता तो क्या होता। अगर हम में वाक शक्ति ना होता तो पूरा संसार गूंगा प्रतीत होता, पूरे लोग जो है लुंज पुंज होकर एक कोने में बैठे रहते, जो भी सुख और दुख का हम लोग अलग अलग ज्ञान इंद्रियों से अनुभव करते हैं, इंद्रियों से अनुभव करते हैं, जो भी सुख दुख को वो दूसरों के साथ साझा बिल्कुल नहीं कर पाते, है ना। तो ये पहला नंबर का हो गया। दूसरा नंबर में है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है ना। बेन जॉनसन जो है इसने बातचीत के विषय में क्या बोला है और एडिसन ने बातचीत के विषय में क्या बोला है, ये अगर एग्जाम में पूछेगा तो यहां पर देखिए बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन कर रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का पता चलता है ना। जैसे देखिए अभी आप हमको सुन रहे हैं, अगर हम बोलेंगे नहीं तो आपको हमारे अंदर क्या गुण है या हमारे अंदर क्या दोष है आप पता ही नहीं कर पाइएगा। तो वही बेन जॉनसन कर रहे हैं कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन कर रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुप रहेगा तो उसके गुण और अवगुण का पता नहीं चलेगा। बातचीत के संबंध में एक बात है ना कि इंसान की जो आवाज होता है, जो वाक शक्ति होता है ना, इसमें इतनी शक्ति होता है कि आवाज की वजह से लोग किसी के दिल में उतर जाता है या किसी के दिल से उतर जाता है। यानी कि जो आवाज होता है ना, जो बातचीत जो हम लोग करते हैं उसी से जो है इंसानों का गुण और दोष जो है प्रकट हो जाता है। नहीं कहते कि इंसान को बातचीत से ही, है ना, पहचान उसका हो जाता है कि इंसान कैसा प्रवृत्ति का है। तो वही यहाँ पर ये प्रश्न है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन कर रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का पता चलता है, अगर मनुष्य चुप रहेगा तो उसके गुण और अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। तो ये तो बेन जॉनसन के बारे में हो गया। और पैराग्राफ चेंज करके आप लिखिएगा कि एडिसन का राय है कि असली बातचीत तो सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है, और जिसका तात्पर्य है कि वे एक दूसरे से दिल खोलकर बात कर सकते हैं। मतलब ये जो
एडिशन है, इसका कहना है कि असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होता है। अगर दो व्यक्ति बातचीत करे तो एकदम दिल खोल कर बात करते हैं, अगर वहां कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो बातें खुलकर नहीं हो पाती। देखते हैं ना, अगर कोई दो व्यक्ति है तो बड़ी गहराई से गप करता है, और तीसरा अगर वहां कोई आ जाता है तो उस बात को छोड़ करके दूसरा ही स्टेशन पकड़ लेता है ना। तो वही है कि दो व्यक्ति में जो है ना खुल करके बातें हो पाती, तीसरा व्यक्ति आते ही बातें खुलकर नहीं हो पाती है। तो ये हो गया ये दूसरे नंबर का। तीसरा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत होता है, आर्ट मतलब कला, यानी बातचीत करने का कला, जिसको हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यह अगर पूछेगा एग्जाम में कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो लिखिएगा यह बातचीत करने की एक ऐसी कला है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई से, एकदम है ना बुद्धिमता से कुछ ऐसे प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज्यादा पाया जाता है, इसे ही हाँ सुहद गोष्ठी इसी का नाम है। मतलब ये जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है ना, ये यूरोप के लोगों में बोलने की जो कला है उसी को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसमें जब लोग बातचीत करता है तो बातचीत के दौरान इतनी चतुराई से कुछ बात है ना बोला जाता है जिससे सुनने वाले को जो है ना उसके कान को अत्यंत सुख मिलता है, यानी सुनने वाले को ना मजा आ जाता है। और सुहृद गोष्ठी है ना इसी का दूसरा नाम है। तो ये 3 प्रश्न जो है ये कंप्लीट हुआ है ना, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। तीसरा नंबर का कंप्लीट हो गया। अब चौथा नंबर का प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर में क्या है? मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है ना। जब चैप्टर पढ़ाए थे आप लोगों को याद होगा कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका है आत्मवार्तालाप, यानी इंसान को जो है ना खुद से बातचीत करने के लिए है ना सीखना चाहिए, यानी ऐसा एक क्षमता विकसित करना चाहिए इंसान को कि वो खुद से बातचीत कर सके, है ना। ये बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है। तो मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा मतलब आत्मवार्तालाप के द्वारा वह कैसे अपने लिए नए सर्वथा है ना हर तरह से नवीन मतलब नया संसार की रचना कर सकता है ना। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा मतलब हर तरह से नवीन मतलब नया संसार का निर्माण कर सकता है, संसार की रचना कर सकता है। तो इसका उत्तर पहले देखिए, आप लिख दीजिएगा कि मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है आत्मवार्तालाप, यानी खुद से बातचीत करना। और आत्मवार्तालाप द्वारा कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि आत्मवार्तालाप में जो है आत्मवार्तालाप जब वो करेगा तो आप उसके अंदर जो वाक कला में जो भी कमियां गलती और कमजोरियां रहेगा वो उसको सुधारने का प्रयास करेगा, है ना। इस तरह से जो है कि वो एक और आत्मचिंतन करके वो एक नए संसार का निर्माण कर सकता है। लेकिन इसमें जो आंसर लिखे है ना ये बेहतर आंसर है, आप ये लिखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये 2 पार्ट में प्रश्न है, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो यहाँ तक का पहले उत्तर देखिए, उत्तर यहाँ से स्टार्ट है। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। मनुष्य को अपने अंदर एक ऐसी शक्ति का विकास करना चाहिए जिससे कि वह खुद से भी बात कर सके, है ना। ये इस पार्ट तक का उत्तर हो गया। आ गया इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार का मतलब हर तरह से नए संसार का रचना कर सकता है। तो लिखेगा आत्मवार्तालाप के जरिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने वाक कला, है ना, वाक कला मतलब होता है बोलने की कला में अपनी जो कमियां है, मतलब इंसान को चाहिए कि वो अपने से बातचीत करे। जैसे कि हम किसी को कुछ बोलेंगे, अब हमारे वाणी से हो सकता है उसको तकलीफ हो जाए, तो हम जो किसी को बोलेंगे वही बात हम अपने आप से अगर करेंगे तो हम देखेंगे ना कि ये बात जो हम बोले तो उस पर हम चिंतन करेंगे, तो हमको लगेगा कि नहीं ये बात तो गलत है, ये तो अगर दूसरे को बोलते तो उसको दुख पहुंचता। तो उसी तरह से क्या होता है कि आत्मवार्तालाप के जरिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने वाक कला को मतलब बोलने की जो कला होता है उसमें जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, जो कमजोरियां हैं उसको पहचाने और उनको सुधारने का प्रयास करे, है ना। ये हर मनुष्य को ऐसा करना चाहिए। और अन्य लोगों की गलतियों से भी मनुष्य को सीखने की कोशिश करना चाहिए, यानी कि जो कोई दूसरा मनुष्य है किसी को कुछ बात बोल दिया, है ना, तो अगला को बुरा लग गया, अगर वहां आप उपस्थित हैं, आप देख रहे थे कि ऐसा बोलने से है ना दूसरे को बुरा लग गया, तो आपको भी वैसा नहीं बोलना चाहिए, यानी उससे आपको सीखना चाहिए। और मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखे, है ना, यानी जिह्वा पर जो है नियंत्रण रखे और मधुर वाणी बोले ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। इस प्रकार मनुष्य की न किसी से कटुता रहेगा और न ही किसी से वैर होगा। वैर का मतलब झगड़ा, न तो किसी से कभी खटास रिश्ता में आएगा और न ही किसी से झगड़ा होगा। इस तरह मनुष्य जो है सर्वथा मतलब हर तरह से अपने लिए एक नवीन संसार की रचना कर सकता है। ये एक बेहतरीन उत्तर है, आप इसको इधर से छाप लीजिएगा।
अब अगला देखिए, ये 4 ही क्वेश्चन था, इसमें 4 कंप्लीट हुआ और व्याख्या करने वाले 2 प्रश्न है। तो एक प्रश्न आपके सामने उपस्थित है ना। ये व्याख्या करने वाला पहला प्रश्न, थोड़ा समझिएगा, ये प्रश्न जो है ना थोड़ा जटिल है ना, और बड़ी मुश्किल से जो है इसका आंसर को तैयार किया हुआ है, और आप लोगों के सामने ये आंसर लाए हैं, और ध्यान से आप लोग भी समझिएगा। हमारी भीतरी मनोवृत्ति का मतलब जो हमारा अंदर का मन है ना, मन जो होता है ना वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। माने आप सोचिए ना कि आपका जो मन है यानी 1 मिनट में कितने चीजों को सोच लेता है, यानी कि बहुत सारे चीजों को सोचता है। ये लिखा है हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है, मतलब जो है कि हर क्षण नया नया तरीके से चीजों को सोचता है। जो भी चीजें हमारा आंख देखता है या जो भी चीजें हम इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, है ना, जो भी मेरा मन जिस चीजों को समझता है उस पर हर एक मतलब 1 मिनट के अंदर बहुत सारे चीजों पर जो है मन विचार कर लेता है। तो वही लिखा है कि हमारी भीतरी जो मनोवृत्ति है ना, जो मन है ना, वो स्थिर नहीं है, वो हमेशा अपना जो है रंग बदलते रहती है। वह प्रपंचात्मक है ना, ये जो यहाँ एक शब्द लिखा गया है प्रपंचात्मक का, है ना, इसका मतलब होता है उलझा हुआ। प्रपंचात्मक का मतलब होता है ना उलझा हुआ। तो वह पंचात्मक संसार का यानी उलझे हुए संसार का एक बड़ा भारी आईना है। माना ये जो संसार है ना, ये छल और कपट से जो भरा हुआ संसार है, एकदम उलझा हुआ संसार है, और इस उलझे हुए संसार को समझने के लिए एक आईना के तरह काम करता है। कौन? तो वह मन जो है वो एक आईने के तरह काम करता है, जिसमें चाहो जैसी वैसी सूरत देख लेना, कोई दुर्घट बात नहीं है। दुर्घट का बात मतलब होता है कि ऐसी कोई घटना नहीं जिसका घटित होना संभव नहीं हो, है ना, वो दुर्घट बात नहीं, वैसे बोलते हैं दुर्घट। तो हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। थोड़ा प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा, व्याख्या करने के लिए पूछा है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति यानी हमारे अंदर का जो मन है नए नए रंग दिखाती है। इसका मतलब जो है वो हमेशा नए नए चीजों को सोचता है, जैसा देखता है उस पर चीजों को मंथन करता है। वह पंचात्मक यानी मन जो है उलझे हुए, इसका मतलब होता है उलझे हुए संसार का एक बड़ा भारी आईना है ना, यानी कि ये जो उलझा हुआ संसार है उसको समझने में जो मन है ना, ये बहुत मदद करता है इंसान को। जब चीजें देखता है उस पर विचार करता है, विचार करने के बाद जो है इस उलझे हुए संसार से, इस छल कपट वाले संसार में क्या सही है और क्या गलत है, मन उस पर मंथन करता है, फिर वो विचार जो है मस्तिष्क को देता है, तब इंसान जो है उस पर काम करता है। तो यही है जो आपको 100% व्याख्या में आया हुआ है। तो इसमें लिखना है कि बातचीत शीर्षक निबंध से गृहित इन पंक्तियों में भीतरी मनोवृत्ति की विशेषता का उल्लेख बालकृष्ण भट्ट जी ने किया है। यह बात तो लिखना पड़ता है, ऐसे लिखिए इसको, या लिखना है कि यह प्रस्तुत पंक्ति बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है जिसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं इतना लाइन को, या ऐसे लिखिएगा तो और बेहतर होगा कि बातचीत शीर्षक निबंध से गृहित यानी लिया गया इन पंक्तियों में, ये जो ऊपर का पंक्ति है, भीतरी मनोवृत्ति की विशेषता यानी हमारे शरीर के जो अंदर जो मन है ना, तो उसकी विशेषता को बतलाएगा, उसकी क्या खासियत है। मैंने अभी बताया ना कि मन की यह खासियत है कि मन जो इस पूरे उलझे हुए विश्व को देखता है, संसार को देखता है, संसार की चीजों को देखता है, उस पर मंथन करता है, और मंथन करने के बाद सही और गलत चीजों का पहचान कराने में मदद कराता है। तो इसमें जो है ना इसी मन की विशेषता का उल्लेख है। मन को लेखक ने दर्पण माना है, यानी बालकृष्ण भट्ट जो है, जैसे मान लीजिए कि ये दर्पण है, दर्पण का मतलब होता है आईना। तो जिस तरह से इसके आगे कुछ भी रखे, जैसे यहां मार्कर रख देंगे तो ये इसका चित्र बना देगा ना, तो उसी प्रकार जो है मन भी बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो लेखक ने जो है ना दर्पण को मन माना है, यानी जो है ना मन को लेखक ने जो है दर्पण माना है। ये जो मन है इंसान का उसको दर्पण यानी आईना माना है। जिस तरह दर्पण के आगे कुछ भी रख देने से उसका चित्र बन जाता है ना, ये दर्पण के आगे कुछ भी रखेगा उसका चित्र बन जाएगा, उसी तरह मन इस उलझे हुए पूरे संसार के लोगों का जैसा जैसा व्यवहार देखता है वैसा वैसा चीजें मन जो है अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। और ग्रहण करने के बाद फिर मन उस पर जो है क्या करता है, चिंतन करता है। फिर उस चीजों को, संसार की जो सारी चीजों को ग्रहण किया मन ने, फिर उस पर जो है वह चिंतन करता है, मैंने उस पर सोचता है, विचारता है, जिससे मनुष्य को संसार के वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाता है कि यह संसार में का वास्तविक रूप क्या है, क्या मतलब सही है और क्या गलत है ना।
इससे लोगों के असली और नकली व्यवहारों का पता चलते रहता है और व्यक्ति परपंच यानी छल कपट का शिकार होने से बच जाता है। यानी हमारे अंदर जो मन है ना, उसकी विशेषता को बताया कि मन बहुत बड़ी चीज है। ये जो है, जो भी सारी विश्व की चीजों को देखता है, उस पर मंथन करता है, उस पर विचार करता है, और क्या सही है और क्या गलत है, उसमें जो है मन हमारा मदद करता है। तो प्रस्तुत पंक्ति, ये जो पंक्ति है, ये जो व्याख्या करने वाले, तो ये प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है, मतलब इस पंक्ति में यह कहा जा रहा है कि हमारी आंतरिक मनोवृत्ति यानी हमारे अंदर का जो मन है, हमें संसार की समस्त अच्छे बुरे कार्यों से अवगत कराता है। माना कि संसार में कौन से काम अच्छे हैं और कौन से काम बुरे हैं, उससे जो है ना हमको अवगत कराता है। वो कौन? तो हमारी आंतरिक मनोवृत्ति, हमारे अंदर का मन है ना। तो ये एक बेहतरीन उत्तर है, आप इसको है ना छाप लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। तो ये पहला, ये जो है व्याख्या करने वाला, एक और प्रश्न व्याख्या करने वाला बच्चा, ये दूसरा पहला व्याख्या हो गया। अब दूसरा वाला व्याख्या देखिए। ये प्रश्न जो है ना बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण और दोष प्रकट नहीं होता। सही बात है, जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तो मनुष्य का गुण और दोष प्रकट कैसे होगा, है ना। तो लिखेगा कि इसका उत्तर में लिखेगा, यह प्रस्तुत पंक्ति बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित निबंध बातचीत से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहते हैं कि जब तक आदमी चुप रहता है तब तक पता नहीं लगता है कि उसका स्वभाव कैसा है। सही बात है, जब तक इंसान चुप रहेगा, जब उसके बात को आप सुनिएगा ही नहीं कि वो कैसा वाणी बोलता है ना, उसके बातों में कितना वजन है और बातचीत करने का तरीका सलीका क्या है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसका स्वभाव कैसा है, उसकी रुचि क्या है और उसका दूसरों के साथ व्यवहार कैसा है, ये सब आपको पता ही नहीं चल पाएगा। लेकिन जब वह बोलने लगता है, जब वह बोलने लगता है तो जाने अनजाने में, मतलब है ना, तो कोई जान करके तो अपने दोस्त को प्रकट नहीं करता दूसरों के सामने, लेकिन बोलने के क्रम में जाने अनजाने में उसका भीतरी और असली रूप का पता चल जाता है। इससे लोगों को पता लग जाता है, इससे लोगों को पता लग जाता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। अर्थात मनुष्य की वाणी तथा बातचीत के ढंग से उसके स्वभाव तथा चरित्र का पता कि कैसा स्वभाव है, और उसका चरित्र मतलब उसका कैसा कैरेक्टर है। तो ये सारा बात। और यहाँ पर थोड़ा आप चेंज भी कर सकते हैं आंसर को, जैसे अर्थात मनुष्य की वाणी तथा बातचीत के ढंग से उसके गुण और दोष प्रकट होने लगते हैं, या उसके स्वभाव और चरित्र का पता चल जाता है। ये दोनों बात में से कोई लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो ये बाल कृष्ण भट्ट का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ, है ना।